Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangit. Today we are going to start our third part of CMA Intermediate paper number 9 OMSM or Operation Management and Strategic Management part. In this series we are continuing our Operation Management Theory. This is the third part. In earlier videos, we have completed our study note number 1 and study note number 2. If you haven't watched that video, I will provide you the link in description below. Okay, so I request you, if you want, you can watch, and if you want to watch this particular chapter, that can also be done. There is no interlink between these chapters. This chapter is important for theoretical basis according to your examination. So let us begin. In this chapter, this video is going to be, first of all, this video is going to be mixed in Hindi and English. I will, whenever I use English words, I translate in Hindi also. तो मैंने क्या कहा, मैं ऐसे कह रही हूँ कि इफ़ इन केस अगर मैं कहीं पे भी इंग्लिश की वर्ड्स या फिर लाइनिंग्स यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी आपको कि हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके बता सकूँ. इस वीडियो के अंदर अपन जो OMSM करके आपका जो सब्जेक्ट है CMA इंटरमीडिएट पेपर नंबर 9, उसके अंदर आपके स्टडी नोट नंबर 3 के अंदर ये 5 टॉपिक्स है जो आज अपन कवर करेंगे, जिसके अंदर अपन सीखेंगे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिलेक्शन, प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और लास्ट इज प्रोसेस सिलेक्शन. कि ये सारे जो 5 टॉपिक है ये आज अपन एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे और अपना पूरा स्टडी नोट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है. ओके अगर इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, कि किस तरीके से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें जिससे उसका एक स्टैटिक लुक आए कि लोग उसको पसंद करें और उसको देख के ही लोग बाग प्रेफर कर ले, या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन व्यू बनाओ कि वो लोग बाग ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करें. तो पढ़ते हैं. अ डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन मे बी द ओनली फीचर दैट सिग्निफाइज डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट. देखिए, आपकी पैकेजिंग से ही आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट हो पाता है बाकी अदर प्रोडक्ट से. फॉर एग्जांपल सॉरी, अपने मार्केट में बहुत सी ब्रांड्स है जो कि मैंगो जूस प्रोवाइड करती है, बट सबकी पैकिंग अलग है. किसी की पैकिंग बॉटल के अंदर आती है, किसी की ग्लास बॉटल के अंदर आएगी, किसी की जैसे पेपर बोट है वो अपनी बोट स्टाइल के अंदर वो होती है, मतलब पेपर बोट की वो जो ऐसे बॉटल करके बनी हुई होती है, पेपर से बनी हुई, वो उसमें प्रोवाइड करती है. तो आपकी जो डिज़ाइन है वही आपको मतलब डिस्टिंग्विश कराती है बाकी जो सिमिलर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उससे. ठीक है. एन एक्सीलेंट डिज़ाइन इंक्लूड्स यूजेबिलिटी. एक अच्छी डिज़ाइन के अंदर वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं. एक यूजेबिलिटी की वो सामान यूज़ में भी आने लायक होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने बहुत एकदम धांसू डिज़ाइन बना दी जो कि हो ही नहीं पा रहा. एक एस्थेटिक लुक आना चाहिए कि आप लोग बाग अट्रैक्ट हों आपके उससे. रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ जो बनाई है वो रिलायबल होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल एक ग्लास की बॉटल के अंदर बहुत हैवी वार्म टेम्परेचर डाल दिया जो कि सूट नहीं कर रहा और उससे इन्फेक्शन हो जा रहा है, या फिर ग्लास की बॉटल्स फूट जा रही है, या प्लास्टिक की बॉटल में आपने बहुत गर्म सामान डाल दिया तो दैट जो प्लास्टिक है वो पिघल के उस खाने के अंदर जा रहा है, जिससे आपका खाना जो है वो हार्म पहुंच रहा है. उसी तरीके से फंक्शनल होना चाहिए कि आप आराम से उसको उठा सको, यूज़ में ले सको. ठीक है. इनोवेशन होना चाहिए उसके अंदर, नो डाउट. जैसे पेपर बोट का है, देयर इज़ समथिंग इनोवेटिव इन दैट. एंड एप्रोप्रिएशन भी होना चाहिए. नाउ अ डेज फर्म नॉट ओनली कम्पीट विद द प्राइस एंड क्वालिटी बट ऑल्सो विद द प्रोडक्ट डिज़ाइन. आज के टाइम पे जो कंपनीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वालिटी के साथ में कम्पीट नहीं करती है, वो प्रोडक्ट की डिज़ाइन के साथ में भी कम्पीट करती है. अब देखते हैं व्हाट डज प्रोडक्ट डिज़ाइन डू. प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या करते हैं. द एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन इंक्लूड्स फॉलोइंग: ट्रांसलेटिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट. मार्केटिंग अच्छी होती है, जो कस्टमर मांग रहा है उसको वो चीज़ मिल पाती है, और जो सर्विस अच्छी तरह से रिक्वायर होती है. रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है उसको अपन रिफाइन करते हैं. अपन उसकी अगर डिज़ाइनिंग थोड़ी सी भी चेंज कर देंगे तो वो एक नया पैकेजिंग के साथ में वही सेम प्रोडक्ट आपका वापस से और ज़्यादा फेमस हो सकता है. डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट. अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होगी तो वो बहुत जल्दी मार्केट के अंदर फैलने लगा. ठीक है. फॉर्मुलेटिंग क्वालिटी गोल्स. जो अपने क्वालिटी के रिलेटेड गोल्स हैं वो पूरे होते हैं. फॉर्मुलेटिंग करता है कि इसमें कॉस्ट जो टारगेट्स होते हैं उसको मीट करने में, और जो टेस्टिंग
फोटोग्राफी होती है वो उसको भी देता है। डॉक्यूमेंटिंग सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए। देखो मैं तो ये मानती हूँ कि एक थोड़ा सिंपल प्रोजेक्ट्स भी बहुत बार बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं एक प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर। सबसे पहला फैक्टर जो एक सेकेंड इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंदर, वो आता है, सबसे पहले आता है कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कस्टमर को वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, या कस्टमर जो है उसको जल्दी से इसलिए नहीं खरीद रहा है जस्ट बिकॉज आपकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू कैरी, है ना। तो उस सेंस में कन्वीनियंस फॉर ऑफ दी ऑपरेटर और यूज़र, जो ऑपरेटर है, जो यूज़र है, उसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। द डिज़ाइन शुड बी कंबाइन बोथ परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक अपीयरेंस विद द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन टू। जो आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस लेवल पे भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो एक एस्थेटिक लुक भी देनी चाहिए। ओके, टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ की, ये भी ध्यान में रखिए कि कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, कांच की बॉटल में आपने बहुत गर्म चीज़ डाल दी और उससे बॉटल्स फूट गई, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। नेक्स्ट अप इज़ वर्क मैथड एंड इक्विपमेंट्स, कि आप कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हो या कौन से इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, आप उसका भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट अप इज़ डिज़ाइन शुड बी मेड कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही एकदम आपने बहुत प्यारी एकदम एस्थेटिक है ना डिज़ाइन बना दी, लेकिन जब आपको उसको बनाना पड़ेगा तो उसमें जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। नो डाउट द प्रोडक्ट लुक्स वेरी नाइस बट द कॉस्ट ऑल्सो इफेक्ट्स द प्रोडक्ट ना, राइट। तो उस वजह से आप बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, उसको एक अच्छा लुक दो, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए जो आपका कॉस्ट लग रही है उसको बनाने में वो इतनी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो प्रोसेस कैपेसिटी होती है, मतलब एक ड्यूरेबिलिटी होती है कि इतने टाइम तक चल जाएगा उसके अंदर एक्सपायरी, वो देखिएगा। इफ़ेक्ट्स ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसको भी देखिए, और पैकेजिंग का भी ध्यान रखिए। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन की, एक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत अच्छी बन जाती है। फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मैं वापस नहीं बता रही जस्ट बिकॉज मैंने अभी से एक्सप्लेन करा है, आप ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, आप वापस समझ जाएंगे। कोई अगर वर्ड लगेगा मुझे तो मैं उसको नो डाउट आपको अच्छे से समझाऊंगी। अपीयरेंस एंड एस्थेटिक लुक होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि द पीरियड ऑफ विदाउट फेलिंग द एक्सपायरी, वो जो मैंने बोला। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उस चीज़ को बना रहे हो, है ना, अच्छी डिज़ाइन बनाई आपने, उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन डिमांड उसकी बढ़ रही है, तो ऐसे नहीं कि जब कस्टमर को चाहिए तो उस टाइम पे वो अवेलेबल ही नहीं हो। अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मिनिमम कॉस्ट के अंदर एक अच्छी अपन चीज़ बना दे। सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, ज़्यादा एकदम वो नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हो गया। स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो अपने प्रोडक्ट के पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आती है कि इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड है, आप इतने टाइम तक यूज़ कर सकते हो, इसमें इस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कि अपन उसको अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। इसी के साथ में जो अपना प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब अपने पास में आता है पॉइंट नंबर 2, दैट प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिलेक्शन, की किस तरीके से करेंगे। प्रोसेस डिज़ाइन इज कंसर्न्स विद द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन. It simplifies the type of work situation to be used, the machine and the equipment necessary to carry out the operation, the sequence of operation, and determines by the nature of the product, the material used, the quality of the product and the existing physical output of the plant. देखिए क्या कहा मैंने कि जब मैंने प्रोसेस की प्रोडक्ट की डिज़ाइन की बात कर ली, अपन को प्रोसेस की भी तो डिज़ाइन करनी चाहिए कि अपन को कौन सा प्रोसेस यूज़ करना चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, या फिर किस प्रोसेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, जो आपका मटेरियल यूज़ आ रहा है, किस में ज़्यादा अच्छा आ रहा है, किस में कम यूज़ हो रहा है, कि मतलब कौन सी चीज़ है जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव बन रही है। एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
द प्रोसेस डिज़ाइन इज़ कंसर्न विद द फॉलोइंग। जो प्रोसेस डिज़ाइन होता है वो इन चीज़ों से रिलेटेड कंसर्न्स रखता है। सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू द कस्टमर, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो है वो अपन को सर्विस प्रोडक्ट की वो अपन को सर्विस करी जा रही है कस्टमर को। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम और आउटपुट, कि कितना वॉल्यूम में आप बना रहे हो इस आउटपुट को। काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अवेलेबिलिटी इन द फर्म, कि आपकी कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ आएंगे और आपके पास में कितनी मशीनरी अवेलेबल है उस चीज़ को बनाने के लिए। वेदर इक्विपमेंट्स एंड मशीन शुड बी स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। कभी कभी अपन को कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बनाने के लिए स्पेसिफिक पर्पस की मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, बट किन्हीं कामों के लिए अपन जनरल मशीनें जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वो देखना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी नीडेड, कि किस टाइप का कॉस्ट अपन को रिक्वायर होगी इक्विपमेंट्स के लिए और मशीन्स जो अपन को चाहिए उसके लिए। काइंड ऑफ लेबर स्किल्स अवेलेबल, अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल एंड द यूज़ ऑफ रेज। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो लेबर इंटेंसिव बना रहे हो या फिर मशीन के अकॉर्डिंग आप काम कराओगे। अगर आप लेबर के अकॉर्डिंग करा रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो लेबर रिक्वायर है उसके लिए स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है। क्या आपको हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए या फिर आपको सेमी स्किल्ड से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेदर द प्रोसेस शुड बी कैपिटल इंसेंटिव और लेबर इंटेंसिव, जो मैंने आपको बताया मशीनरी के बेसिस पे होना चाहिए या फिर लेबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या आपको वो सामान को बनाना चाहिए या फिर आपको वो बाय कर लेना चाहिए। मेक एंड बाय डिसीजन। मेथड ऑफ हैंडलिंग मटीरियल इकोनॉमिकली। एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की क्या कितना एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर्ड करना चाहिए अपने को एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ में। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन अपने प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन करते हैं उसका प्रोसेस और सिलेक्शन अपन सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग अपना थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए, प्रोसेस प्लानिंग क्या है, रेफर करता है टू द वे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ऑर्गेनाइज। ये बताता है कि किस वे के अंदर अपनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑर्गेनाइज है। इट इज़ द बेसिक फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, इक्विपमेंट्स एंड डिज़ाइन वर्क सिस्टम। ये जो है क्या अपना जो प्रोसेस प्लानिंग है ये हेल्प करता है अपन को कैपेसिटी प्लान करने के अंदर, डिसीजन लेने के अंदर, फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, इक्विपमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स है ये अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करे थे। अगर आपको थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ समझना है कि इन सबको क्या कहते हैं, प्लांट लेआउट क्या होता है, प्रोसेस लेआउट क्या होता है, या जो भी अपने ये डिज़ाइनिंग है वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने अराउंड 10 टॉपिक्स कवर कराए थे आपको लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो भी आपके स्टडी नोट 2 के अंदर 10 टॉपिक्स है वो सारे कवर हुए थे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप देख सकते हो। अराउंड 1 घंटे की वो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती थी विद एग्जाम्पल्स। तो आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू वांट यू कैन वॉच। ओके, नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस प्लानिंग होता है वो 3 क्वेश्चंस जो होते हैं टू बी आंसर बिफोर डिसाइडिंग द प्रोसेस सिलेक्शन। अपन को तीन जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना पड़ता है किसी भी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करने से पहले, कि हाउ मच वेराइटी टू प्रोड्यूस और सर्विस विल बी सिस्टम नीड टू हैंडल, कि अपन कितनी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे और किस कैपेसिटी पे बनाएंगे। जैसे मानिए अपन ने एक पढ़ा था प्रोसेस लाइन प्रोसेस के अंदर जो एक चलती है कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, उसके लिए अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको अपन लाइन प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर मास प्रोडक्शन होती है। कुछ अगर एक ही सेम वैरायटी ऑफ गुड्स के अंदर अपन बहुत मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए अपन वैसे करते हैं। तो इस सब के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिग्री ऑफ इक्विपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी नीडेड, कि आपको इक्विपमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है किस लेवल ऑफ डिग्री पे चाहिए। व्हाट इज़ दी एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आउटपुट, की एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आउटपुट क्या होगा, ये होता है अपने इसमें। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है प्रोसेस की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। प्रोसेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, अ प्रोसेस स्ट्रैटेजी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच टू प्रोसेस सिलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनपुट इनटू गुड्स एंड सर्विस आउटपुट। देखिए, एक प्रोसेस स्ट्रैटेजी जो होती है एक तरीके से अप्रोच होती है जो अपन को सिलेक्ट करनी पड़ती है जिससे अपन अपना जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस स्ट्रैटेजी इज टू फाइंड आउट द वे टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस दैट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोसेस स्ट्रैटेजी का, कि जो अपना प्रोडक्ट है, जो गुड्स और सर्विस अपन बना रहे हैं वो अपन कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपन उसको बनाएं विदाउट द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ कॉस्ट एंड अदर मैनेजरियल लिमिटेशन, कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि कॉस्ट और मैनेजरियल लिमिटेशंस को
ना आए, फेस ना हुए, ठीक है। द प्रोसेस सिलेक्शन विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द गुड प्रोड्यूस, ठीक है। लॉन्ग टर्म होता है, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होता है इसके अंदर, एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्शन वेल, ये सारी चीज़ें। द की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इन प्रोसेस स्ट्रैटेजी? सबसे पहला होता है कि क्या अपन को ये सामान बनाना चाहिए या फिर क्या अपन को ये सामान खरीदना चाहिए। मेक और बाय डिसीजन। कैपेसिटी, कैपिटल इंसेंटिव डिग्री, मतलब अपन कितना ऑटोमेशन इसमें यूज़ कर रहे हैं और कितना अपन लेबर इंटेंसिव कर रहे हैं। प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके प्रोसेस में अगर कोई भी चीज़ आ जाए फ्यूचर के अंदर तो आप कितनी जल्दी आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, द 3 प्रोसेस स्ट्रैटेजी अपने पास में होती है। सबसे पहले आती है प्रोसेस फोकस। प्रोसेस फोकस क्या होता है कि अगर अपन को मास्ट कस्टमाइजेशन करना है, वेराइटी जो है वो हाई वॉल्यूम और लो है, ठीक है, मतलब वेराइटी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा है अपन डिफरेंट के अंदर, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कम वॉल्यूम पे बन रहा है। क्या है? मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इज डेवलप्ड टू लो वॉल्यूम, ठीक है। हाई वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब शॉप। ये चीज़ याद रखिएगा, जॉब शॉप भी कहते हैं अपन प्रोसेस फोकस को। जॉब शॉप क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप मानिए जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरर हो, ओके, तो आप जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, तो उसके अंदर वेराइटी तो बहुत हो गई। आज आपका घर फॉर एग्जाम्पल आपको एक 2 सीटर सोफ़ा ही रिक्वायर्ड है क्योंकि आपके घर के अकॉर्डिंग, बट फॉर एग्जांपल किसी दूसरे बच्चे को 5 सीटर सोफ़ा रिक्वायर्ड है या फिर किसी बच्चे को 12 सीटर सोफ़ा रिक्वायर्ड है, तो इसके अंदर वैरायटी तो बहुत हो गई, ठीक है, लेकिन बन तो वो सिर्फ आपके लिए रहा है ना, तो वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है इस तरीके से, इसलिए अपन इसको जॉब शॉप भी कहते हैं। दे प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एज प्रोडक्ट मूव्स इमीडिएटली बिटवीन प्रोसेसेस। जो इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग ही बन रहा है सारा का सारा। द ईच प्रोसेस इज डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटी एंड हैंडल फ्रीक्वेंटली चेंजेस। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटेड प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर बहुत वेराइटी होती है, वाइड वेराइटी होती है, अगर कोई भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो जाते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अपन हैंडीक्राफ्ट के गुड्स होते हैं, अपन को स्पेसिफिकली कोई जो डिज़ाइन चाहिए तो अपन उसको हाईली स्किल्ड चाहिए। अगर मैंने अपने फर्नीचर का एक एग्जांपल अगर कंटिन्यू करूँ तो एक प्रॉपर मेरे को स्किल्ड लेबर चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सके उस प्रॉपर वे में सोफे को, तो वैसे। नेक्स्ट अप वी हैव रिपीटेटिव फोकस। रिपीटेटिव फोकस क्या होता है? एक तरीके से गुड एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव फोकस और प्रोसेस इज असेंबली लाइन, कि एक असेंबली लाइन के अंदर एक कंटिन्यू वे में चलता जा रहा है काम। लो स्किल लेबर चाहिए होते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे कार और मोबाइल है तो मैन्युफैक्चर हो रही है, आई नो स्किल्स इज रिक्वायर्ड, बट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आज आपको ये कैप और ये ढक्कन अलग से मिल जाए, मतलब कैप और पेन आपको अलग अलग मिल रहा है, आपकी असेंबली क्या करनी है? आपको इनको बंद कर करके रखना है, तो इसके अंदर हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत लो स्किल्ड लेबर भी कर सकता है ये काम, ठीक है, तो उस सेंस में। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट प्रोसेस। इसके अंदर जो वेराइटी होती है वो बहुत कम होती है और जो वॉल्यूम होती है वो बहुत हाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपन ले सकते हैं कि आपका चिप्स का कोई पैकेट है, ठीक है, एक सेम टाइप की चिप्स का पैकेट बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम के अंदर बन रहा है, लेकिन वेराइटी तो एक ही है ना, वैसे इट इज़ अ फैसिलिटी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड हाई वॉल्यूम एंड लो वेराइटी ऑफ प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर कंटिन्यू बनती जा रही है सेम की सेम, उसमें वेराइटी कोई ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम ही आए हैं। द स्पेशलाइज नेचर ऑफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट इसके अंदर चाहिए होती है, बट लो वेराइटी ऑफ कॉस्ट जो होती है उसमें भी काम हो जाता, रिवॉर्ड होता है हाई फ्लेक्सिबिलिटी यूटिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसको अपन एक कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर उसमें चलता रहता है, ठीक है, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव अवर 4th पॉइंट। जो अपने 5 पॉइंट्स है उसमें से सिर्फ अपन 4th पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अभी अपन को सिर्फ 19 मिनट्स हुए हैं, तो अपनी स्पीड बहुत अच्छी जा रही है और अभी तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। आप ऐसे मत लीजिएगा कि कंटेंट बहुत कम है, ये सारा वो कंटेंट है जो मैंने आपके स्टडी मटीरियल से उठाया है, मतलब स्टडी मटेरियल की मैंने हर एक लाइन को पढ़ के ही निकाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हर एक लाइन पे इतने सारे जितने भी है पूरी की पूरी मैंने पूरी की पूरी बुक को छान दिया है आपके लिए, हर एक लाइन को रीड करके फिर बनाया जिससे आपको ईजी रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत थोड़ी दिख रही हो, तो प्लीज़ यार 1 लाइक तो बनता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव द फोर्थ पॉइंट ऑफ अवर टुडेज क्लास, दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? एक लाइफ साइकिल को अगर अपन देखें तो अपन को छोटे होते हैं अपन, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, माइनर होते हैं, फिर मेजॉरिटी गेन कर लेते हैं अपन, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, फिर अपन बड़े होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, फिर अपनी डेथ हो जाती है। एक तरीके से लाइफ साइकिल क्या है, उसी सेंस में अपन ये देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है। सबसे पहले इसके अंदर 4 स्टेज होती है, राइट। सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी होती है ग्रोथ स्टेज, तीसरी होती है मेच्योरिटी एंड थर्ड इज डिक्लाइन। इसके अंदर जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर जो अपनी सेलिंग प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो अपनी कॉस्ट लग रही है वो भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और इस टाइम पे प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है, जस्ट बिकॉज आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सेल नहीं हो पाता इस वजह से। बट ग्रोथ स्टेज पे आते आते आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है और आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो भी कम हो गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर बैठ चुका है, लोग बाग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे हैं, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना सारी चीज़ें निकाल पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के टाइम पे आपकी सेलिंग प्राइस हाई होती है, कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि आप बहुत सस्ते में बहुत सस्ते में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं और सेल कर पाते हैं एक हायर प्राइस पे, और लोग आपके सामान को ख़रीदना भी प्रेफर करते हैं। बट इस टाइम पे अपना प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं अपने पास में, तो नए कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। जब ये प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और सेलिंग प्राइस बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट कम है, तो फिर एक स्टेज आती है दैट इज़ नोन एज डिक्लाइन स्टेज। उसके अंदर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही है अपन को कॉम्पिटिशन से कॉम्पीट करने के लिए, और अपना जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। अब इसको अगर अपन एक पैराग्राफ फॉर्म में पढ़े तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, द इंट्रोडक्शन स्टेज इज precedes by production planning and development. This period required a great investment. इस पीरियड के अंदर अपन को एक बहुत हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इन ग्रोथ स्टेज बोथ सेल प्राइस एंड प्रॉफिट इज बीइंग इंक्रीजेस एंड द न्यू प्रोडक्ट्स टू अपीयर इन द मार्केट इज situated and offer competitors. At the stage management should try to change the approach from changing its strategy from buy my product to try my product. ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है बाय माई प्रोडक्ट टू ट्राई माई प्रोडक्ट, मैं इसको अंडरलाइन करना भूल गई, आप भी इसको मार्क कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे इन जो आपके अप्रोच है मैनेजमेंट की वो चेंज हो जानी चाहिए बाय माई प्रोडक्ट से ट्राई माई प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ग्रोथ स्टेज, इस पे एमसीक्यू बनते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव in the maturity state, the manufacturers introduce new model or adopt methods such as trading and etc. to promote the sale. Their brand will be viewed and relating to high position. There is no of the number of buyers will continue to grow but more slowly. द स्टेज वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, सप्लाई एक्सीड कर जाती है डिमांड, ये वो स्टेज है मेच्योरिटी वाली, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड द फाइनल स्टेज इज डिक्लाइनिंग। प्रॉफिट जो है आपका मार्जिन वो टच कर जाता है लोअर लेवल। कॉम्पिटिशन जो होता है, बिकॉज सेवरल कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं जो आपके जैसा बना रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक बार यहाँ पे से नहीं डायग्राम, मैं आपको बुक में से दिखा रही हूँ, दैट इज पेज नंबर 52। गिरा, देखिए यहाँ पे अपने बुक के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर ये एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है, पेज नंबर 52 पे आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये धीरे 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 ऐसे बढ़ के नीचे आ रहा है, और जो अपना प्रॉफिट है वो भी धीरे जाके लेकिन नीचे आ गया। आप आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो यू ट्राई टू मेक दैट पर्टिकुलर डायग्राम दैट हेल्प्स यू टू गेन मोर मार्क्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अप वी हैव द प्रोसेस सिलेक्शन, द लास्ट टॉपिक। चलिए, तो प्रोसेस सिलेक्शन के अंदर अपन ये देखते हैं कि
देयर मतलब क्या, दीज मेजर प्रोसेस डिसीजंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अपन एक एक पैराग्राफ के अंदर अपन एक एक जॉब जो प्रोसेस सिलेक्शन है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस चॉइस। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू चॉइस द 5 बेसिक प्रोसेस के अंदर में से एक ढूंढना पड़ता है। जॉब शॉप, बैच, रिपीटेटिव, असेंबली लाइन, कंटिन्यू एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास में जॉब शॉप प्रोसेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि जॉब शॉप प्रोसेस के अंदर बहुत ही हाई वैरायटी होती है और वॉल्यूम जो होती है वो लो होती है। वही सेम इसमें भी पढ़ना है। इट इज़ यूज फॉर जॉब वेयर लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी ऑफ गुड्स आर नीडेड। ईच जॉब रिक्वायर्ड सम वर्ड डिफरेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। 4 सीटर सोफा, 5 सीटर, 12 सीटर सोफा। A job shop is characterized as high customized, made to order, हाई फ्लेक्सिबल एंड इक्विपमेंट्स एंड स्किल लेबर्स बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड होती है और लो वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट अप वी हैव बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड वेयर अ मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस इज रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो द मॉडरेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो बैच प्रोसेस होता है ये तब यूज़ होता है जहाँ पे एक मॉडरेट वॉल्यूम के अंदर, ना ज़्यादा ना कम वॉल्यूम पे गुड्स और सर्विस अपन प्रोवाइड कराते हैं एक मॉडरेट वेराइटी के अंदर। ज़्यादा चेंजेस नहीं बट एक थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं। बैच प्रोसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जॉब प्रोसेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड वेराइटी के बेसिस पे अपन जॉब एंड बैच को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन बैच प्रोसेस वॉल्यूम आर higher because same and similar product or service are repeatedly provided। बैच प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी जो होती है वो बना सकते हैं क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट जो होता है वो अपन बना रहे हैं रिपीटेड वे में। जैसे फॉर एग्जांपल पेंट बनाना, आइसक्रीम बनाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना या फिर बुक्स या फिर मैगजीन्स। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव रिपीटेटिव प्रोसेस। रिपीटेटिव प्रोसेस के अंदर अपन ने पहले भी पढ़ा था कि बहुत हाईली जो मोस्ट स्टैंडर्डाइज गुड्स बनाते हैं इसके अंदर जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है, वैरायटी कम होती है। In this is used when higher volumes of more standardized goods and services are needed. This type of process is characterized by slightly flexible of equipments and generally low labor intensive होता है। जो मैंने आपको बताया था ना, repetitive process, ढक्कन बंद करना है, ढक्कन बंद करना है, ढक्कन बंद करना है। That's the process includes automation। इसके अंदर automations भी required होती है। कभी कभी ये मशीन से भी अपन ढक्कन बंद कर सकते हैं। Home appliances, टीवी, टॉयज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सारी अपन इसके अंदर बनाते हैं रिपीटेटिव प्रोसेस में। रिपीटेटिव प्रोसेस ऑल्सो रेफर्स, आपको दिख रहा है ना, wait a minute, हाँ, repetitive process also refers a line process as it includes production line and assembly line as a mass production होती है इसके अंदर सेंस में। नेक्स्ट अब वी हैव अवर फोर टाइप ऑफ प्रोसेस, दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनते हैं बहुत हाई वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, इट इज़ यूज व्हेन अ very high standardized product is designed in high volume. The system have almost no variety in output। इसके अंदर variety बहुत कम होती है, like ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स विद द रिजिड लाइन इन फोकस। एक रिजिड लाइन होती है। द प्रोसेस ऑफ्टन इन कैपिटल इंसेंटिव होता है एंड ऑपरेशन राउंड्स टू क्लॉक एंड मैक्सिमाइज इक्विपमेंट्स यूटिलाइजेशन एंड अवॉइड एक्सपेंसेस, शट डाउन एंड शट अप। ठीक है, ये एक तरीके से कैपिटल इंसेंटिव ही ज़्यादा होता है, इसमें मशीन से ज़्यादा काम होता है, कंटिन्यू वे में चलता रहता है। ठीक है, अवॉइड करता है एक्सपेंसेस को। एग्जाम्पल जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस इंक्लूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम बना रहे हो आप, स्टील बना रहे हो, शुगर बना रहे हो, पेपर बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो या फर्टिलाइजर्स बना रहे हो। इसमें बहुत मास प्रोडक्शन होती है, बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं वरना गलती हो सकती है ना। Last we have the last point, okay, that is project process। प्रोजेक्ट प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर हाई डिग्री होती है जॉब कंस्ट्रक्शन। जैसे अपन कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम, बिल्डिंग या शॉपिंग सेंटर्स बना रहे हैं, तो इसके अंदर अपन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई डिग्री ऑफ जॉब कस्टमाइजेशन, द लार्ज
scope of each project and need to substantial resources to complete the project. For example, जैसे बिल्डिंग बन रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री का, हॉस्पिटल हो गया, या फिर ऐसे ही कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं कोई नई बुक को. प्रोजेक्ट टेंड्स टू बी complex, take long time and consist of large number of complex activities. Equipment flexibility and labor skills can be ranged from high to low depending on the type of products. They are long term projects. इसके अंदर बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आते हैं. इसी के साथ में अपना आज का ये जो पूरा चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 3 जो अपना डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल से रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है मेरी तरफ से. मैंने इसके अंदर आपको जितना भी स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ कंटेंट है वो सारा एक इजी वे के अंदर प्रोवाइड कराया है. अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ विजिट माई चैनल जस्ट वंस एंड सी how much efforts I'm giving you for you, and that might be helpful for you to able to find out new types of videos that can help you near examination. My goal is to make shorter videos that can help you in your examination, the near examination point जो है आपका उस टाइम पे हेल्प कर सके. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपन 4th पार्ट के अंदर इस सीरीज़ के. बाय बाय.